गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू टू जूलॉजी वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे हम ब्रीथ करते हैं, कैसे ऑक्सीजन सारी बॉडी के अंदर लेते हैं, कैसे CO2 बॉडी से बाहर करते हैं, उसी के लिए ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आज का टॉपिक है हमारा। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। क्या है ब्रीथिंग? Process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. Breathing is commonly known as respiration. Breathing को ही हमने क्या बोल दिया है? respiration. तो क्या है breathing? वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी में एटमॉस्फियर से कौन सी गैस अंदर ली जा रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? बॉडी के अंदर, मतलब कहाँ जा रही है? लंग्स में। और जो सेल्स क्या प्रोड्यूस करती है? सेल्स प्रोड्यूस करती है कौन सी गैस? CO2। और CO2 को कहाँ एक्सपेल्ड करना है? बॉडी से बाहर। और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और CO2 को बॉडी से कहाँ निकालना है? बाहर। और इसी प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रीथिंग। क्या बोल दिया है? ब्रीथिंग। एंड ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। तो कैसे ये प्रोसेस होती है उसी को अब हम समझेंगे आगे। इस ब्रीथिंग की प्रोसेस समझने से पहले हम क्या देख रहे हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो ऑर्गन हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और जैसा हम जानते हैं एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन में देखते हैं लोअर एनिमल्स टू हायर एनिमल्स, लोअर टू हायर एनिमल्स। स्टेप बाय स्टेप अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंज, coelenterate and flatworms. Sponge belongs to phylum Porifera. Coelenterate belongs to phylum Coelenterata. कोई डिफरेंस नहीं है. Flatworms belongs to phylum Platyhelminthes. थ्री फाइलम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पोरिफेरा, सिलेंटेटा एंड प्लेटीहेलमिंथिस। और इन तीनों फाइलम में देखें तो यहाँ पर केवल सेल प्रेजेंट है, टिश्यू अब्सेंट है। यहाँ केवल टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन अब्सेंट है। और यहाँ पर ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम क्या है? अब्सेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम फ्लैटवर्म्स में क्या आया है? ऑर्गन। और वो ऑर्गन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। इसलिए इन तीनों लोअर फाइलम्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है? अब्सेंट। Exchange of O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface. मान लीजिए इनकी बॉडी है, तो ये बॉडी की सरफेस है, ये क्या है? बॉडी सरफेस। तो इस बॉडी सरफेस में किस प्रोसेस के थ्रू? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू O2 कहाँ डिफ्यूज होगी? बॉडी के अंदर। और CO2 कहाँ डिफ्यूज होगी? बॉडी से बाहर। कौन सी प्रोसेस? सिंपल डिफ्यूजन। किसके थ्रू? बॉडी सरफेस के थ्रू। और यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका है? ये लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पंज, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म्स। अगर इनसे थोड़ा आगे चले, प्लेटीहेलमिंथिस के बाद अगला जो हमारा फाइलम है उस फाइलम का नाम है एनेलिडा। अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा। और एनेलिडा फाइलम्स में अगर हम देखें जिसमें कौन आते हैं? अर्थवर्म्स। केचुआ आपने देखा ही होगा, बारिश के दिनों में निकलता बाहर ही। मॉइस्ट क्यूटिकल एंड insects have network of tubes, tracheal tubes to transport atmospheric air within the body. देखो यहाँ पर दो फाइलम डिस्कस की है, एक अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा एंड इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा।
Earthworm belongs to phylum Annelida and insects belong to phylum Arthropoda। और Annelida phylum में अगर हम देखें तो इसमें ये इसकी बॉडी सरफेस, ये इसकी बॉडी सरफेस Annelida की, और इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये रही थिक क्यूटिकल, ये रही थिक क्यूटिकल की लेयर। ये क्या है, क्यूटिकल की लेयर, थिक क्यूटिकल की लेयर, ये है क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल, और ये मॉइस्ट क्यूटिकल क्या फंक्शंस करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ O2। इसमें O2 का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। इसमें एब्जॉर्प्शन होगा क्यूटिकल में, और यह O2 यहां से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहां चली जाएगी, बॉडी के अंदर। वैसा ही CO2 के साथ होगा, CO2 के साथ यहां से अपोजिट होगा, CO2 यहां से जाएगी क्यूटिकल, और क्यूटिकल से कहा निकल जाएगी, बॉडी से बाहर। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करने वाला है, क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म में। जबकि इधर तीनों के अंदर क्या थी, बॉडी सरफेस। यहाँ बॉडी सरफेस के अलावा क्या है, मॉइस्ट क्यूटिकल वर्क करती है अर्थवर्म्स में। और इंसेक्ट्स में बात करें हम आर्थ्रोपोडा के अंदर, तो यहाँ ट्रेकिया, ट्रेकियल ट्यूब्स वर्क करते हैं। देखो समझो, यहाँ ट्रेकिया ये पाइप है जो आगे जाकर फाइन फाइन ट्यूब में डिवाइड होती है। ऐसे फाइन फाइन ट्यूब्स हैं, इनको हम कहते हैं, ये है हमारी ट्रेकिया, और इनको हम नाम देते हैं ट्रेकियोल। इसको बोल दिया है ट्रेकियोल। और ये जाकर डायरेक्ट ओपन होते हैं किसमें, सेल्स के अंदर। सेल्स से ये डायरेक्ट यहां से क्या जाने वाली है, यहां से जाने वाली है O2। O2 यहां से होकर कहां जाएगी, O2 सेल्स के अंदर, और CO2 कहां पहुंच जाएगी, फिर ट्रेकियोल में, और कहां निकल जाएगी, बॉडी से बाहर। तो ये O2 और CO2 का एक्सचेंज जो है वो किसके थ्रू होगा, इस ट्रेकिया के थ्रू होगा। किसमें, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में। लेकिन अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा, यहाँ पर ऐसा ट्रेकियल ट्यूब नहीं है। बॉडी सरफेस पर क्या आ गई है, क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल, और यही O2 CO2 का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, और इसी के थ्रू एक्सचेंज होगा यहाँ पर। चलो थोड़ा हायर एनिमल्स में चले, यदि हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, हायर एनिमल्स में देखें, स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, क्या नाम दिया है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का। आर्थ्रोपोडा फाइलम अभी अभी हमने डिस्कस किया, वहां आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स में जो क्या था, ट्रेकिया। लेकिन गिल्स होगा किन आर्थ्रोपोडा में, जो एक्वेटिक है। ऐसे आर्थ्रोपोडा, ऐसे इंसेक्ट्स जो कहां प्रेजेंट है, वाटर के अंदर, और उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा, गिल्स। देखो ये गिल्स इस तरह का, और ये गिल्स के अंदर ये यहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये यहां से आ रहा है वाटर। क्या फ्लो हो रहा है, ये वाटर। और इस वाटर, ये वाटर है यहाँ पर, और ये जो वाटर है इसी से O2 क्या हो रही है, गिल्स के अंदर इंटर हो रही है, और CO2 यहां से कहा जा रही है, वाटर के अंदर। ये CO2 गई, ये क्या है, हमारे गिल्स। क्या है ये, गिल्स। और ऐसा ही एक्वेटिक जो है आर्थ्रोपोडा और मोलास्का, मोलास्का में आते हैं यहाँ पर जैसे ऑक्टोपस, इनमें गिल्स के थ्रू क्या होने वाला है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे, गिल्स होंगे। वेरस वेस्कुलराइज्ड बैग, वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड एज लंग्स। अब आई बात काम की, ये है हमारे लंग्स, वेस्कुलराइज्ड बैग, जिनको क्या नाम दिया है, लंग्स। लंग्स, जो लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को क्या नाम दिया है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन।
are used by the terrestrial forms for the exchange of gases। और जो भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, मतलब जो जो टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पर सरवाइव करते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होंगे? लंग्स। कैसे हैं ये? बेग लाइक है, वेस्कुलराइज्ड मतलब यहाँ वेसल्स है, ब्लड की सप्लाई है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, और ये बेग लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स। ये किसका एडाप्टेशन है? टेरेस्ट्रियल। और यहाँ पर वर्टिब्रेट्स, फिशेस यूज गिल्स, फिशेस यूज गिल्स। वर्टिब्रेट्स में फिश क्या यूज करती है? गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि मछली जल की रानी है और वो हमेशा कहाँ रहेगी? वाटर के अंदर। देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मेमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। मतलब ये वाला है किस किस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स। एम्फीबियंस में आती है फ्रॉग, रेप्टाइल्स में स्नेक्स, बर्ड्स आप जानते ही हो, और मेमल्स में हम है खुद। हमारे सब के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। लेकिन ध्यान रखना, एक स्पेशल केस दिया यहाँ पर, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और फ्रॉग में अगर आप जानकर हैरान हो जाओगे कि इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या है? यहाँ पर मॉइस्ट स्किन, लंग्स के साथ साथ क्या है? मॉइस्ट स्किन। और हम पढ़ चुके हैं एनिमल टिश्यू में, हमने डिस्कस किया है फ्रॉग के अंदर बक्कल रेस्पिरेशन, और इसके अलावा लंग्स के थ्रू, इसके अलावा स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है। और ऐसे रेस्पिरेशन को क्या नाम दिया है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने अलग अलग एनिमल्स में क्या कर लिए हैं? डिस्कस। चलो आगे चले हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, उसी को अब यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद द नोस्ट्रिल, वन पेयर। वन पेयर क्या है? नोस्ट्रिल। वन पेयर नोस्ट्रिल्स ओपन इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कितने हैं नोस्ट्रिल? वन पेयर। देखो इस तरह के, ये वन पेयर क्या है? नोस्ट्रिल। ये नोस्ट्रिल जो है ये कहाँ ओपन होते हैं? नेसल पैसेज। अगला हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इसी को क्या नाम दिया है? नेसल पैसेज। ये नोस्ट्रिल, ये है हमारा नेसल पैसेज, इधर वाला। नेसल पैसेज ओपन्स इन नेसल चेम्बर। ये वाला हमारा थर्ड पोर्शन है, नेसल चेम्बर। एंड नेसल चेम्बर फर्दर ओपन्स इन अनदर स्ट्रक्चर दैट इज फेरिंग्स। ये वाला पोर्शन, फोर्थ पोर्शन हमारा क्या है? फेरिंग्स। और फेरिंग्स इज द कॉमन प्लेस फॉर फूड एंड एयर। इधर से एयर आई है और इधर से फूड। ये हमारी बक्कल कैविटी है। क्या है ये? बक्कल कैविटी। इधर से फूड आ रहा है, इधर से एयर आई है, और जो कॉमन प्लेस है उसी को क्या नाम दिया है? फेरिंग्स। और इसके बाद यहां से ट्यूब स्टार्ट होती है। पहली ट्यूब जो है उसे हमने नाम दिया है ट्रेकिया। क्या बोला है? ट्रेकिया। और इसी के पास दूसरी ट्यूब, दो ट्यूब है यहां पर, इस ट्यूब को हमने नाम दिया है इसोफेगस। नाम दिया है इसोफेगस। तो आगे वाली ट्यूब, फ्रंट वाली ट्यूब ट्रेकिया, और पीछे वाली इसोफेगस। इधर बक्कल कैविटी से फूड आएगा, वो किस में जाएगा? इसोफेगस में। और जो एयर आएगी वो किस में जाएगी? ट्रेकिया में। तो इसके बाद शुरू होता है फेरिंग्स ओपन्स इन लैरिंग्स। ये रहा लैरिंग्स वाला रीजन, यहाँ पर ये है लैरिंग्स वाला रीजन। और देखो यहाँ पर लैरिंग्स जो है, वो लैरिंग्स वाला पार्ट है साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट। यहाँ प्रोड्यूस होता है साउंड। साउंड बॉक्स हमने किसको कहा है? लैरिंग्स। यहीं से जो हम बोल रहे हैं वो आवाज आ रही है। जो भी आवाज आप सुन पा रहे हैं वो सब किसके कारण है? लैरिंग्स।
लेकिन इस लेरिंग्स के ऊपर एक केप लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप लगी हुई है और इसी फ्लैप को नाम दिया है एपिग्लोटिस। क्या बोला है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस इस ढक्कन को क्या करती है? कवर, ताकि जैसे इधर से फूड आए वो फूड इस ट्रेकिया के अंदर ना जाए। कहाँ चला जाए? इसोफेगस के अंदर। तो ट्रेकिया के ऊपर ना जाए, इसोफेगस के अंदर चला जाए, इसके लिए यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप रखी जो किसको कवर करके रखती है? इस लेरिंग्स वाला रीजन जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस, और ग्लोटिस को कवर करती है कौन? एपिग्लोटिस, ढक्कन एपिग्लोटिस। ठीक है। फिर एपिग्लोटिस के बाद आता है नंबर ट्रेकिया। देखो ये वाला ट्रेकिया, ये ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया यहां से लगाकर यहां तक, मतलब नेक रीजन से लगाकर फिफ्थ वर्टिब्री ऑफ थोरेक्स, थोरेक्स की फिफ्थ वर्टिब्री तक स्ट्रेट लाइन है किसकी? ट्रेकिया की। और इस ट्रेकिया विंड पाइप जो है इसके आसपास लगी है कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनको क्या बोला हमने? कार्टिलेजिनस रिंग। और ये सी शेप्ड है। कैसी है ये? सी शेप्ड। कंप्लीट नहीं है, सामने से तो कंप्लीट है, पीछे इनकम्प्लीट है। सी शेप्ड रिंग्स है। और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन है कि ये पाइप को क्या नहीं होने देती है? कोलैप्स नहीं होने देती। पाइप को वैसी की वैसी बनाए रखती है। कौन? कार्टिलेजिनस रिंग्स। किसमें प्रेजेंट है? ट्रेकिया में। और ट्रेकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर जाकर टू पार्ट्स में क्या हो गई? डिवाइड। और वो डिवाइड को क्या बोला है? ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकाई में वो क्या हो गई है? डिवाइड। किस पर? फिफ्थ थोरेसिक में। और आगे चलें तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, मतलब ये हमारी आई ट्रेकिया पाइप, फिर ये डिवाइड हुई यहां से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हुई सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हुई टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स और डिवाइड हुई और पतली पतली फाइन फाइन ट्यूब बनी। क्या बोला इनको? ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पर जाकर यहां लगा हुआ है बंच, ऐसा बंच लगा हुआ है जैसे अंगूर का गुच्छा हो। क्या हो? अंगूर का गुच्छा। और ऐसे लगा हुआ है बंच, और इसको हमने नाम दिया है एल्वलाई। ये है एल्वलाई की डक्ट। तो यहां अगर हम चले तो ये है हमारी ट्रेकिया, फिर ये प्राइमरी, उधर ब्रोंकाई, फिर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ये टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ये ब्रोंकियोल्स यहां पर, और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का एंड जो है वहीं पर लगी हुई है डक्ट्स, और डक्ट्स से कौन लगी हुई है? एल्वलाई। एल्वलाई जो है वो इस तरह की बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हमने क्या नाम दिया है? एल्वलाई। और ये वाला पार्ट इनका क्या है? डक्ट्स। तो ये जो पूरी सीरीज है यहाँ पर जैसे ये ऑक्सीजन आई, समझना इधर से, ये जो ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन यहाँ से आएगी, इधर आएगी, घूम फिर कर यहाँ जाएगी, और यहाँ जाकर ये ऑक्सीजन किसके पास चली गई है? एल्वलाई के पास पहुंच गई। तो ये जो पार्ट है यहाँ तक का पार्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोस तक का जो पार्ट है, ये केवल ट्रांसपोर्ट करेगा, कंडक्शन करेगा किसका? O2 और CO2 का। इसलिए हमने इसको नाम दिया है कंडक्टिंग पार्ट्स। ये O2 CO2 का क्या कर रहा है? कंडक्शन। ऑक्सीजन आएगी और CO2 इसी पाथ से वापस बाहर चली जाएगी। तो इस पार्ट को हमने क्या नाम दिया है? कंडक्टिंग पार्ट। लेकिन एक्चुअल में O2 और CO2 का एक्सचेंज जो होता है, ये O2 यहाँ आ गई, ये O2 जाएगी ब्लड में, ये CO2 यहाँ आ गई, ये CO2 जाएगी किसमें? एल्वलाई में।
ये O2 CO2 का एक्सचेंज जो होगा वो कहाँ होगा, एक्सचेंज पार्ट डक्ट एंड एल्वोलाई, यहाँ पर एक्सचेंज होगा पूरा। और ये एल्वोलाई वैसे ही लगी होती जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर के गुच्छे के जैसी क्या लगी होती यहाँ पर एल्वोलाई। और यही O2 CO2 का क्या होने वाला है, एक्सचेंज। और इसी को हमने क्या दिया है, एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ तक आएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और एक्सचेंज पार्ट में केवल क्या है, डक्ट एंड एल्वोलाई। एक्चुअल में O2 CO2 का एक्सचेंज कहाँ होगा, ये डक्ट में और एल्वोलाई में। यहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट है। और इस कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन है, क्या फंक्शन है, जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना। क्या मेंटेन करेगी ये, टेम्परेचर। एयर को प्यूरिफाई करना, प्योर करना। एयर को मॉइस्ट बनाना, डस्ट पार्टिकल को चेक करना। ये सब काम कौन करेगा, कंडक्टिंग पार्ट। तो ये टू पार्ट्स थे यहाँ पर, कंडक्टिंग एंड एक्सचेंज पार्ट, जो हमने समझा, जो इस डायग्राम में भी दिखाई देगा आपको। प्राइमरी ब्रोंकियल, फिर डिवाइड हुई सेकेंडरी, फिर डिवाइड हुई टर्सरी, फिर टर्मिनल, और ये फिर आ गया एल्वोलाई। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, यहाँ पर लंग्स का है। ये टू लंग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये हमने पूरा पाथ देखा यहाँ एल्वोलाई तक। तो ये फाइनली कहाँ पहुंच गया है, ये एल्वोलाई तक, बलून लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें यहाँ से, लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। मैंने अभी बताया साउंड बॉक्स किसको कहा है, लेरिंग्स, हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। और इसलिए इसको क्या नाम दिया है, साउंड बॉक्स। ड्यूरिंग swallowing, glotis can be covered by a thin elastic cartilage flap called as epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. फूड लेरिंग्स में एंटर ना हो जाए, इसीलिए चेक करने के लिए क्या लगाया है, एपिग्लोटिस ढक्कन है, केप है। किसका है ये, थिन इलास्टिक कार्टिलेज का। Trachea is straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which is divided at the levels of fifth thoracic vertebrae। ये बताया था अभी मैंने, फिफ्थ thoracic vertebrae पर डिवाइड होती है। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो रही है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइस में क्या हो रही है, डिवाइड। The trachea, primary, secondary, tertiary bronchi and initial bronchioles are सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। वो कार्टिलेजिनस रिंग देखो यहाँ पर, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टर्मिनल ब्रोंक्योस तक क्या है, ये प्रेजेंट कार्टिलेजिनस रिंग। कहाँ तक प्रेजेंट है ये, सपोर्ट इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्योस, सॉरी कहाँ तक है, इनिशियल ब्रोंक्योस तक, टर्मिनल ब्रोंक्योस तक नहीं, इनिशियल ब्रोंक्योस तक ये प्रेजेंट है, ताकि कोलैप्स नहीं होने दे पाइप को। ये यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद बारी आती है एल्वोलाई, और हमने अभी बात की है टर्मिनल ब्रोंक्योस गिव राइज टू ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड। इस एल्वोलाई की वाल रेगुलर नहीं है, इसकी वाल कैसी है, इरेगुलर वाल। वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वोलाई। ये वेस्कुलराइज्ड क्योंकि यहाँ ब्लड वेसल्स कैपिलरी की क्या हो रही है, सप्लाई। और हम जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन यही आ रही है और जा रही है। तो यहाँ वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें O2 CO2 का क्या होने वाला है, एक्सचेंज। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट होकर टर्मिनल ब्रोंक्योस तक कंस्टिट्यूट कंडक्टिंग पार्ट। अभी बताया था मैंने टू पार्ट्स है, वन इज कंडक्टिंग पार्ट एंड अनदर वन इज एक्सचेंज पार्ट। यहाँ वाले पार्ट को क्या कहा है, कंडक्टिंग पार्ट। Whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. एल्वोलाई और उसकी डक्ट क्या बना रही है, एक्सचेंज पार्ट, जो भी मैंने बताया था। कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स को क्लीन करता है एयर को। ह्यूमिडिफाइज, ह्यूमस लाता है उसमें, नमी लाता है। आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एक्सचेंज पार्ट हेल्प द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and atmospheric
एयर। तो ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर में O2 CO2 का एक्सचेंज एक्चुअल में कहाँ होगा, एक्सचेंज पार्ट, और वो दो ही पार्ट है हमारे पास, डक्ट्स एंड एल्वेलाई। ये हमने एल्वेलाई की बात की। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लंग्स। वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। यह रहा लंग्स। वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में वन पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है, लंग्स। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, bronchioles and alveoli comprises the lungs। समझो यहां पर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई का ब्रांचिंग पैटर्न, ये पूरा ब्रांच पैटर्न जो है यही क्या कंप्राइसेस कर रहा है, लंग्स। इट मींस लंग्स इज मेड अप ऑफ network of bronchi, bronchioles and alveoli. We have two lungs, one pair of lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them। देखो यहां पर लंग्स किससे कवर है, टू मेम्ब्रेन। ये टू मेम्ब्रेन दिखाई दे रही, जिनको क्या बोला है, प्लूरल मेम्ब्रेन। और इनके बीच में ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, इसी को क्या बोला है, प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है, इट reduces फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, क्योंकि कंटिन्यूअस लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, और यहाँ पर फ्रिक्शन होगा। जब भी मोशन होता है क्या होता है, फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, प्लूरल फ्लूइड्स। और प्लूरल फ्लूइड्स किसके बीच में है, इन बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें, the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner layer membrane is contact with the lung surface। जो outer pleural membrane है वो thoracic cavity के कांटेक्ट में, और जो inner pleural membrane है वो lungs की मेम्ब्रेन के क्या है, कांटेक्ट में। तो आउटर और इनर, लंग्स के आउटर पोर्शन और लंग्स का इनर पोर्शन से क्या है, कनेक्ट है यहां पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चेम्बर। कहां सिचुएटेड है, कहां प्लेस्ड है, थोरेसिक चेम्बर, विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चेम्बर। कैसा चेम्बर होगा, एयर टाइट चेम्बर। ना तो एयर अंदर आ सकती है और ना ही एयर कहां जा सकती है, बाहर। तो यहाँ ये जो चेम्बर होगा वो कैसा होगा, एयर टाइट चेम्बर है। कैसा चेम्बर है, एयर टाइट चेम्बर है यहाँ पर। The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column। डोर्सल सरफेस मतलब पीछे के सरफेस पर क्या है, वर्टिबल कॉलम। ये जो हमारा बना थोरेसिक चेम्बर, ये थोरेसिक चेम्बर जो है ये डोर्सल सरफेस पर क्या है, यहाँ पर वर्टिबल कॉलम। ये वर्टिबल कॉलम डोर्सल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, स्टर्नम। डोर्सल पर वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल पर क्या है, स्टर्नम। ये रहा हमारा, मान लो हमने यहां बना दिया स्टर्नम, ये रहा स्टर्नम। डोर्सल पर वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल पर स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स। और लेटरली क्या होंगी, यहां पर रिब्स प्रेजेंट होंगी ऐसे, जो स्टर्नम से क्या रहेंगी, अटैच। लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राग्म, और लोअर साइड में ये क्या होगा, डोम शेप्ड डायफ्राग्म। और ये क्या फॉर्म्ड करेगा, एक पूरा का पूरा केज बन जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, थोरेसिक चेम्बर। तो थोरेसिक चेम्बर के अगर बात करें तो डोर्सल सरफेस पर वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम, और लेटरली क्या प्रेजेंट होंगी, रिब्स। लोअर साइड से डोम शेप्ड क्या होगा, डायफ्राग्म। एनाटॉमिकली setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity
will reflect in the lungs or pleural cavity। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एक रिलेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पर। thoracic volume is directly proportional to the lungs volume। कहीं भी अगर चेंज आता है थोरेसिक वॉल्यूम में तो वो सीधा चेंज किस पर लाएगा, लंग्स के वॉल्यूम पर। अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या होता है, डिक्रीज। एंड सच an arrangement is essential for breathing as well as can directly alter the pulmonary volume। हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, हम लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर ही नहीं सकते। हम डायरेक्टली जो कर सकते हैं वो किस वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम। इस थोरेसिक कैविटी को हम क्या कर सकते हैं, लेस और मोर। थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, लंग्स के वॉल्यूम को डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर थोरेसिक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंग्स वॉल्यूम। और थोरेसिक वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा वो लंग्स वॉल्यूम में आएगा, क्योंकि ये थोरेसिक चैम्बर कैसा है, एयर टाइट। और एयर टाइट के कारण ही ये चेंजेस यहाँ ऑब्जर्व होंगे और इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आगे हम देखेंगे। ब्रीथिंग के प्रोसेस में रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन सी स्टेप्स में रेस्पिरेशन हो रहा है समझते हैं अब। फर्स्ट, breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out। मतलब चल रहा है यहाँ पर, ये है हमारी एल्वोलाई और एल्वोलाई से सीधा कनेक्शन दे रहा हूं मैं बाहर का। यहाँ बाहर से आई है O2 और यहाँ बाहर जाने वाली है CO2। ये O2 आई है अंदर और इस O2 अब जाएगी ये किस में, ये रहा हमारा ब्लड। O2 का एयर, O2 एयर के साथ कहाँ आई है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स के अंदर, और CO2 कहाँ गई है, बाहर। इसी प्रोसेस को हमने फर्स्ट स्टेप कहा है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ये फर्स्ट स्टेप है। रेस्पिरेशन की स्टेप्स देख रहे हैं हम कैसे कैसे होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वोलर मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ की स्टेप, O2 गई ब्लड में और CO2 गई एल्वोलाई में। एक्सचेंज हुआ O2 और CO2 का कहां पर, एल्वोलर मेम्ब्रेन पर। ये एल्वोलाई है हमारी, क्या है ये, एल्वोलाई। और ये है हमारी सेकंड स्टेप, एक्सचेंज हुआ O2 CO2 का। थर्ड स्टेप, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। अब ये ब्लड में आ गई ऑक्सीजन, इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, कहां होगा, देख लेते हैं। ये ब्लड आया इधर, यहां गया, ये ब्लड इधर आया और वापस यहां आया। यहां पर मैंने बना दी है सेल, ये है सेल। अब इस O2 का हो रहा है यहां पर ट्रांसपोर्ट, और ये O2 अब ब्लड में बैठ गई थी। अब ये ब्लड से कहां उतरने वाली है, ये स्टेशन से बैठी, अब इसका घर आ गया, O2 का उतरने का समय आ गया है। और वो जो ट्रांसपोर्ट हुआ है उसी को हमने थर्ड स्टेप कहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। फोर्थ स्टेप, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब देखो यहाँ पर ब्लड में से O2 कहाँ जाएगी, टिश्यू और सेल्स में। और सेल में जो भी CO2 प्रोड्यूस हुई थी यहाँ पर, वो CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड में। तो ये जो एक्सचेंज है किस किस के बीच में है, ब्लड एंड टिश्यू और ब्लड और सेल्स के बीच में। और ये स्टेप जो हमारी है, इसी स्टेप, इसी एक्सचेंज को मैंने नाम दिया है फोर्थ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। प्रोसेस हमेशा डिफ्यूजन होगी। लास्ट,
Utilization of O2 by the cells for catabolic reaction and resultant release of CO2, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखते हैं यहां पर लास्ट स्टेप में बता रहा हूं, इस सेल ने O2 लेकर यहां शुरू कर दिया है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट किया है? सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होगी? CO2। और वही CO2 यहां से कहां जाएगी? आउट। तो ये टोटल कितनी स्टेप्स हो गई? 5। और इन 5 स्टेप में क्या कंप्लीट हो रहा है? रेस्पिरेशन। तो ये 5 स्टेप के लिए मैंने फ्लो चार्ट यहाँ बना दिया। ये CO2 ब्लड में आई, ये ब्लड CO2 को लेकर यहाँ आया, फिर यहाँ वापस डिफ्यूजन हुआ। इस तरह से साइकिल कंटिन्यूअस रन होता रहता है। और यही रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, 5 स्टेप्स। चलो आगे चलें यहां से। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, आखिरकार ब्रीथिंग होता कैसे है? ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस। वन इज इंस्पायरेशन, during which atmospheric air is drawn in. Atmospheric air means oxygen कहाँ ले रहे हैं हम? lungs के अंदर। and by which alveolar air is released out. और यहाँ से एल्वोलाई से जो एयर CO2 है वो कहाँ रिलीज कर देते हैं? आउट। उस प्रोसेस का नाम क्या है? एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में O2 अंदर, एक्सपायरेशन में CO2 बाहर। और यही है ब्रीथिंग का मैकेनिज्म। The movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere. यहां पर सबसे काम का पॉइंट यही है कि ये ऑक्सीजन अंदर ही क्यों आती है, ये CO2 बाहर ही क्यों जाती है? और इसका मेन है यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस होना, प्रेशर में डिफरेंस होना। कहां कहां के प्रेशर में? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। अगर लंग्स का प्रेशर कम है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर हाई है तो एयर कहां से कहां आएगी? एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ। और अगर अपोजिट हुआ, लंग्स का प्रेशर हाई है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? लो, तो एयर कहां से कहां जाएगी? लंग्स से एटमॉस्फेयर में। तो ये है हमारा इंस्पायरेशन और ये है हमारा एक्सपायरेशन। यही तो इंस्पायरेशन और क्या है? एक्सपायरेशन। क्या हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए लंग्स और एटमॉस्फेयर। और ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उन्हीं को हम आगे डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में। चलते हैं किस किस पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि प्रेशर ग्रेडियंट कैसे चेंज किया जाए, कैसे हम प्रेशर के साथ कुछ कर सकते हैं। और प्रेशर के साथ 2 चीजों से कुछ किया जा सकता है। यह है थोरेसिक कैविटी और इसका क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हमको प्रेशर का डिफरेंस लाना है तो हम किसका डिफरेंस लाएंगे? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम का डिफरेंस लाने के लिए हमारे पास क्या है? थोरेसिक कैविटी। और जब तक थोरेसिक कैविटी में चेंज नहीं आएगा, पल्मोनरी मतलब लंग्स के वॉल्यूम में कोई चेंज आने वाला नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं thoracic volume is directly proportional to the pulmonary volume. लंग्स का वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी चेंज हम पल्मोनरी के साथ कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम के साथ जो भी चेंज कर सकते हैं, किसके साथ कर सकते हैं? थोरेसिक वॉल्यूम के साथ, थोरेसिक कैविटी में। और जब हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे तभी तो चेंज किस में आएगा? प्रेशर में। और अभी मैंने बताया प्रेशर ग्रेडियंट में चेंज आएगा तभी जाकर तो इंस्पायरेशन और क्या होने वाला है? एक्सपायरेशन। अदरवाइज इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पॉसिबल नहीं है। तो कैसे चेंज लाएंगे? उन चेंज को ही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इस थोरेसिक कैविटी में चेंज कैसे लाया जा सकता है? वो 2 चीजों से लाया जा सकता है। वो है एक तरफ डायफ्राम और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। चलो समझ लेते हैं इसका डायग्राम क्या है। मैं यहाँ सिंपल सा एक डायग्राम बना दूं जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाए।
ये है जो पीछे बनाया, ये है वर्टिबल कॉलम, ये ले रहा हूं मैं स्टर्नम, ये स्टर्नम, ये मैंने बनाया है नीचे की तरफ, ये है डायफ्राम, और ये ले रहा हूं मैं यहां रिब्स। कलर और बदल देता हूं, रिब्स का कलर और चेंज कर देता हूं, ये है रिब्स, ये है रिब्स यहां पर, और इनके बीच में लगी हुई है इंटरकोस्टल मसल्स, ओब्लिक डायरेक्शन में लगी हुई है इंटरकोस्टल मसल्स। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं, लिख देता हूं फिर से मैं, यहां पर है ये वर्टिबल कॉलम, ये है स्टर्नम, यहां पर ये लगी हुई है, ये है रिब्स, ये है डायाफ्राम, और ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर डोर्सल सरफेस पर वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम, लेटरल सरफेस पर क्या है, यहाँ पर रिब्स, और लोअर साइड में क्या है, डायफ्राम, और जो कैविटी बन जाती है उस कैविटी को ही हमने क्या नाम दिया है, ये जो पूरी कैविटी दिखाई दे रही है इसको नाम दिया है थोरेसिक कैविटी। और रिब्स के बीच में लगी हुई है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ओब्लिक डायरेक्शन में क्या लगी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ नहीं, सिंपली इस थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज करने वाले हैं। और वॉल्यूम में चेंज दो तरीकों से किया जा सकता है, जो दोनों मैंने यहां लिख दिए हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। चलो डायफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अभी ये डोम शेप्ड है, ये डायफ्राग्म कैसा है, डोम शेप्ड, ऐसा लगाया, फिर ये ऐसा फ्लैट हो गया, तो ये डोम शेप्ड फ्लैट हो गया, तो इस डायरेक्शन में ये डायफ्राग्म ऐसा था, अब कैसा हो गया, सीधा, और जब सीधा हो गया तो इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हो गया है, थोरेसिक वॉल्यूम। किस डायरेक्शन में, increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ऐसे इस एक्सिस में क्या बढ़ गया है, वॉल्यूम। तो इस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया डायफ्राग्म के कॉन्ट्रैक्शन से, एक डायफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट हो गया, ऐसा है, फ्लैट हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये जो मसल्स है यहाँ पर लगी हुई है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम, ये जो रिब्स है और स्टर्नम है ये कहाँ हो गया, ये रिब्स और स्टर्नम उठ गए, अपलिफ्ट हो गए, थोड़ा उठ गए, और देखो यहाँ रखा है और ये थोड़ा उठ गया, यहाँ रखा है और थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा उठने से यहाँ की जो एक कैविटी है इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये एक्सिस, ये वेंट्रल सरफेस और पीछे डोर्सल, तो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, किसके कारण, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कारण। और इसी कारण यहाँ पर टोटल मिलाकर किस में चेंज आया है, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में। और थोरेसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और जब हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर का क्या बन जाता है, ग्रेडियंट, और इसी के कारण इंस्पायरेशन और क्या होता है, एक्सपायरेशन। चलो आगे समझ लेते हैं। अब हम पहले समझने वाले हैं इंस्पायरेशन की प्रोसेस। डायफ्राग्म एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, चलो कॉन्ट्रैक्ट हुई, डायफ्राग्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट, जिससे ये लिफ्ट अप
क्या हुआ, रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप, और इससे पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, थोरेसिक कैविटी का इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, और इससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। पल्मोनरी वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रेशर डिक्रीजेस। पल्मोनरी प्रेशर मतलब यहाँ का प्रेशर डिक्रीज, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इंक्रीज। प्रेशर का क्या आया, डिफरेंस, और जब यहाँ का प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज, पल्मोनरी प्रेशर क्या है, इंक्रीज, तो एयर तेजी से कहां आना शुरू करेगी, अंदर की तरफ, या आ रही है यहाँ अंदर की तरफ, और जब एयर अंदर आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सिंग द एयर इनटू द लंग्स, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, इंस्पायरेशन। बहुत सिंपल है, प्रेशर में डिफरेंस लाया हमने थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को इंक्रीज करके, और यही कंसेप्ट है इंस्पायरेशन की। अब अगला डायग्राम देखें, यदि हम एक्सपायरेशन जस्ट अपोजिट होगा, डायफ्राग्म एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स्ड, और जैसे ही ये मसल्स रिलैक्स्ड होगी, ये डायफ्राग्म फ्लैट था, डोम हो जाएगा, ये भी आएंगे, ये सब इतनी तेजी से आएंगे जैसे रबड़ को पकड़ के खींचो तो जहां था रबड़ वहीं आएगा क्या, नहीं, थोड़ा आगे निकल जाएगा। वैसे ही डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अंदर का जो प्रेशर है इंक्रीज, और जो बाहर का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम आल्सो डिक्रीज, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और इससे प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और ये प्रेशर इंक्रीज तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, और एयर कहां जाना शुरू कर देगी, आउटसाइड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सप्लोजन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, एयर आ जाएगी बाहर, और इसी प्रोसेस का नाम है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की दोनों प्रोसेस को मैंने यहाँ समझाया है सिंपल फ्लो चार्ट से, जिससे आपको चीजें बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगी। चलो अब देखते हैं, द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो एडिशनल मसल्स हैं उनसे एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन की एबिलिटी क्या की जा सकती है, इंक्रीज। जैसे आप पेट को बहुत तेजी से आप खींचोगे श्वास अंदर और बाहर, तो आप बहुत गहरी सांस ले भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, और ये सब किससे पॉसिबल है, एब्डोमिनल मसल से। ऑन एन एवरेज हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एवरेज जो है एक हेल्थी पर्सन 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स क्या करता है, ब्रीथ, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using spirometer, which helps in the clinical assessment of pulmonary functions। एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने ब्रीथिंग को मेजर किया है, और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है एस्पायरोमीटर। एस्पायरोमीटर से ये आपने क्या किया है, मेजर, क्या कर पाए हो आप, मेजर। तो मेजरमेंट किससे किया है, एक्सपायरोमीटर से। ठीक है, आगे बात यहाँ तक आपको समझ में। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज में अलग अलग यहाँ पर छोटी छोटी हेडिंग्स है हमारे पास, जिसको हम इस ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे, ग्राफ से समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहला वॉल्यूम जो ले रहा हूं मैं वो क्या ले रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है नॉर्मल ब्रीथिंग। जब आप बैठे हो, कुछ भी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, तब जितनी ऑक्सीजन इंस्पायर कर रहे हो और जितनी CO2 एक्सपायर कर रहे हो, उसी के वॉल्यूम को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम आता है 500 ml। कितना आ रहा है, 500 ml। तो ये टाइडल वॉल्यूम जो है ये है 500 ml। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा एक टॉपिक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV से इसको डिनोट किया है। मतलब आप फोर्सफुली जितना ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर कर सको, नॉर्मल ब्रीथिंग की बात नहीं चल रही यहाँ, डीप ब्रीथिंग, फोर्सफुली जितना इंस्पायर कर रहे हो उसी को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा है। और ये जो है
इसका वॉल्यूम आता है 2500 टू 3000 ml। ये आ गया हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो कितनी आप एयर को कैपेसिटी है कि आप अंदर ले सकते हो, टाइडल वॉल्यूम इतनी कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इन पूरी टोटल को कहा जाता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आईसी नाम दिया है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इतनी एयर को आप इनहेल कर सकते हो, अंदर ले सकते हो बॉडी को। इसी टाइप से अब नीचे चले यदि हम, तो फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, 1100 ml। कितना आप फोर्सफुली एक्सपायर कर पा रहे हो, सांस बाहर फेंक पा रहे हो CO2 को, वही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। कितना है वो, 1100 ml, ये वाला यहां से यहां तक। और यहां से यहां तक टोटल आप फेंक सकते हो, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम में भी आपको बाहर फेंकनी है एयर, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आप बाहर फेंक रहे हो। टोटल मिलाकर कहा जाता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और ये क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में दो लोग आएंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में दो लोग आने वाले हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। अब है यहाँ पर एक ये वॉल्यूम है जिसको हमने कहा है 1000 ml टू 1200 ml, जो है वो क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये वो एयर है जो हमारी लंग्स के एल्वोलाई में और डक्ट्स में रिजर्व रखी होती है। इसको कभी भी हम आप बाहर एक्सपायर नहीं कर सकते। ये लंग्स को कोलैप्स होने से क्या करती है, बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। इसका आप कभी भी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। उस वॉल्यूम को कहा है रेसिडुअल वॉल्यूम। RV से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट। ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ERV से हम क्या करते हैं, डिनोट। अब है यहां तक के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, इसको अंदर भी ले सकते हो और फोर्सफुली बाहर भी फेंक सकते हो, और इसी को कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। क्या नाम दिया है, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में सब आ गया है। क्या क्या आ गया है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबको मिला दे तो क्या बन जाता है, टाइडल वाइटल कैपेसिटी। लगभग ये आती है 4800 ml। पर हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल कैपेसिटी यहां से हम शुरू करते हैं, यहां तक आती है, और ये है टोटल लंग्स कैपेसिटी लगभग आती है 6000 ml। ये जो टोटल लंग्स कैपेसिटी है और ये वाइटल कैपेसिटी में केवल डिफरेंस किसका है, रेसिडुअल वॉल्यूम का। अगर वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दे तो क्या आ जाता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी यहाँ पर। साथ ही साथ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब है कि इसका हम यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं जनरली, नॉर्मली, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम यूज करते हैं। ये फंक्शनल है और रेसिडुअल कैपेसिटी है, इसी को हमने नाम दिया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अप्रोक्सीमेटली 2300 ml आती है। तो इसके लिए एक यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी ने दिया है, इसी के अकॉर्डिंग मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं। टाइडल वॉल्यूम है 500 ml नॉर्मल ब्रीथिंग, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 टू 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100 ml। यहाँ रेसिडुअल वॉल्यूम है 1100 ml टू 1200 ml। ये क्या है, हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में मैंने बताया था टाइडल वॉल्यूम में ऐड कर दो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम में ऐड कर दो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों को मिला दे तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में ये तीनों आ जाते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीन आ गए। और टोटल लंग्स में इन तीन में एक और ऐड कर दिया हमने, वो ऐड कर दिया है कौन सा, रेसिडुअल वॉल्यूम। बाकी तीनों यही सेम है, देखो यहाँ ये तीनों सेम, बस रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड हो गया तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आ गई।
इस तरह यहाँ फेमस क्वेश्चन कई बार इस ग्राफ से पूछे हैं जो मैंने यहाँ दिया आपको। इससे कई बार मैच द कॉलम या फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, और गैसेस का एक्सचेंज टू प्लेसेस है। वन प्लेस इज alveoli, primary sites of exchange of gases, and exchange of gases also occurs between blood and tissue. ये टू इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। वन प्लेस, फर्स्ट प्लेस जो हमारी है वो क्या है, एल्वलाई, जहां गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज। और सेकंड प्लेस हमारे पास निकल कर आती है टिश्यू, ब्लड या टिश्यू। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में और ब्लड और एल्वलाई के बीच में एक्सचेंज होगा। तो एक प्लेस है एल्वलाई और दूसरा प्लेस है टिश्यू। थोड़ा सा यहाँ समझ ले, हम ये बना रहा हूं डायग्राम एल्वलाई का। ये है एल्वलाई, और ये एल्वलाई से निकली यहां ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स गई, फिर यहां आ जाएगी, ये गई टिश्यूज के पास, ये रहा टिश्यू, ये है एल्वलाई और ये है टिश्यू। तो प्राइमरी साइट जो है एक्सचेंज का वो है साइट हमारी, वो है एल्वलाई, जहां पर O2 जाएगा ब्लड में और CO2 आएगा कहां पर, एल्वलाई में। तो लंग्स की एल्वलाई में O2 CO2 का क्या होने वाला है, एक्सचेंज। ब्लड में O2 और एल्वलाई में CO2। सेकेंड एक्सचेंज यहां होगा ब्लड से O2 सेल्स के पास, और सेल से CO2 कहां जाएगी, ब्लड में। तो ये टू साइट्स है, फर्स्ट साइट यहाँ है और सेकंड साइट यहाँ है, जहां पर एक्सचेंज होने वाला है गैसेस का। O2 and CO2 exchange of these sides by simple diffusion। ये जो प्रोसेस जिससे एक्सचेंज होगा, ये किस प्रोसेस से होगा, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होने वाला है, विच इज मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सीधी सी बात है, प्रेशर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंज। क्योंकि अगर यहाँ PO2 हायर है और यहाँ ब्लड में PO2 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, तो ऑक्सीजन तुरंत कहाँ आ जाएगी, ब्लड में। PCO2 यहाँ हायर है और PCO2 यहाँ पर क्या है, लोअर, तो CO2 तुरंत कहाँ चली जाएगी, एल्वलाई में। तो इनका जो डिफ्यूजन है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों में डिफरेंस पर। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factors can then affect the rate of diffusion। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन केवल पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड नहीं करती है। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है वो है सोल्यूबिलिटी, कौन सी गैस ज्यादा सोल्यूबल है। थर्ड फैक्टर जो हमारे पास निकल कर आता है, इनकी मेम्ब्रेन जिनसे डिफ्यूजन हो रहा है, ये थर्ड फैक्टर। तो टोटल थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करता है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट फैक्टर होगा प्रेशर ग्रेडियंट, मेन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर होगा solubility of gases, और थर्ड फैक्टर होगा थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। चलें आगे। अब इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कहां पर किसका डिफ्यूजन हो रहा है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी पल्मोनरी वेन है, ये हमारी सिस्टेमिक आर्टरी, ये सिस्टेमिक वेन और ये पल्मोनरी आर्टरी। कैसे एक्सचेंज हो रहा है वो समझना है। यहाँ पर ये टेबल दिए, लेकिन टेबल्स की को ही हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से समझेंगे इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में O2 जो है वो 159 mmHg, ये कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर 0.3 mmHg
mHg। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में और CO2 का बहुत कम है। चलो इसी से समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ आ रही है, एल्वलाई में या लंग्स में, और लंग्स में आने के बाद PO2 हो गया है 104 mmHg और PCO2 है 40 mmHg। यहाँ पर ये डिफरेंस है दोनों में। अब जो ब्लड लेकर आई है, इम्प्योर ब्लड लेकर कौन आई है, पल्मोनरी आर्टरी, और इस पल्मोनरी आर्टरी में PO2 है 40 mmHg और PCO2 है 45 mmHg। किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। वही प्रेशर होगा जो प्रेशर किसमें है, सिस्टमिक वेन में। PO2 40, PCO2 45, वही यहाँ रहेगा। इन दोनों में सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, पर दोनों का जो सेम रहता है पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ 40 PO2 है और यहाँ कितनी है 104, तो तेजी से डिफ्यूजन होगा हायर पार्शियल प्रेशर टू द लोअर पार्शियल प्रेशर। तो O2 तेजी से कहाँ आएगा, ब्लड में। और देखो PCO2 45 और PCO2 40 है, तो CO2 तेजी से डिफ्यूज होगी कहाँ पर, एल्वोलाई में, हायर टू लोअर, और ऑक्सीजन हायर टू लोअर। इसलिए पल्मोनरी वेन्स के अंदर प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और अब पल्मोनरी वेन में वही होगा PO2 जो इस सिस्टमिक आर्टरी में होगा, कितना 95 mmHg, और PCO2 हो जाएगा 40 mmHg। दोनों का भी सेम रहेगा यहाँ पर। अभी आ गया यहाँ पर सिस्टमिक जो आया हमारा पार्शियल प्रेशर। अब अगर हम देखें टिश्यूज या सेल्स के अंदर, तो टिश्यूज या सेल्स में यहाँ दिया हुआ एल्वोलाई, और ये टिश्यूज में देखो यहाँ पर PO2 कितना दिया है, PO2 40 और PCO2 45, PCO2 45 और PO2 40। मतलब यहाँ पर PO2 40 और PCO2 है 45 mmHg। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर, अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ है, PO2 95 mmHg सिस्टमिक आर्टरी, वो तुरंत आ जाएगी किसमें, टिश्यूज में, और टिश्यूज की CO2 तुरंत चली जाएगी ब्लड में, जो कि टिश्यू के अंदर CO2 45 और ब्लड के अंदर CO2 40 mmHg डिफ्यूजन हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये टू प्लेसेस पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है O2 और CO2 का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एल्वोलाई के अंदर PO2 कितना mmHg, 159 mmHg, सिंपल क्वेश्चन। PCO2 कितना mmHg एल्वोलाई के अंदर, तो 104 mmHg जो है PO2 और 40 mmHg कितना है PCO2। अब आपसे यदि पूछा जाए एटमॉस्फेयर में PO2 कितना 159, एटमॉस्फेयर में PCO2 0.3 mmHg। पल्मोनरी आर्टरी ये लिखा, पल्मोनरी वेन ये लिखा, सिस्टमिक आर्टरी यहाँ लिखा, सिस्टमिक वेन ये लिखा, और यहाँ अगर टिश्यूज पूछे तो PO2 40, PCO2 45। सिंपल यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलो आगे चलें। द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times higher than that of O2। CO2 की सोल्युबिलिटी O2 के कंपैरिजन में क्या है, हायर। वो कितने टाइम्स हायर है, 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2। किसकी सोल्युबिलिटी, CO2 की। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of O2। तो जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है उसी के साथ साथ मेम्ब्रेन के थ्रू इसका पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो भी ज्यादा है, और तेजी से डिफ्यूजन करेगी कौन, CO2। किसके कंपैरिजन में, O2 के कंपैरिजन में। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। डिफ्यूजन के लिए मेजर यहाँ पर लेयर्स कितनी है, 3 लेयर्स है, और वो 3 लेयर्स में फर्स्ट लेयर है थीन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई।
ये देखो एल्वेलाई की एस्क्वामस एपिथेलियल, ये वाली लेयर थिन लेयर, एस्क्वामस एपिथेलियल लेयर पहली लेयर। सेकंड, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, कैपिलरीज की एंडोथेलियम, ये है सेकंड लेयर। ये है ब्लड वेसल्स की कैपिलरी, और ये जो कैपिलरीज है इसकी ये वाल है जिसको हमने नाम दिया है एंडोथेलियम, ये सेकंड लेयर्स। बेसमेंट सब्सटेंस, ये है थर्ड, composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium, and the basement membrane surround the single layer of endothelial cells of capillaries in between them। तो इन दोनों के बीच में ये रहा यहाँ पर बेसमेंट सब्सटेंस, ये थर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पर कितनी होंगी, 3 लेयर्स होंगी टोटल नंबर ऑफ लेयर्स। फर्स्ट लेयर कौन सी है यहाँ पर, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, सॉरी फर्स्ट है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई थिन मेम्ब्रेन, देन एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इन दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस। तो टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी रही यहाँ पर, 3 लेयर्स है टोटल नंबर ऑफ, और इनके थ्रू O2 आएगी ब्लड में और CO2 जाएगी एल्वेलाई में, ये एक्सचेंज होगा इन 3 के मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन ध्यान रखना, थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर्स। हमको ऐसा लगता है कि ये 3 लेयर्स है तो इनकी थिकनेस बहुत बढ़ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। थिकनेस प्रेजेंट ओनली इन मिलीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में थिकनेस हो गई 3 लेयर के बावजूद भी, इसलिए O2 CO2 का डिफ्यूजन इजिली पॉसिबल है यहाँ पर। चले आगे, अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अगर हम देखें तो O2 का ट्रांसपोर्ट और दूसरा है CO2 का ट्रांसपोर्ट। O2 का ट्रांसपोर्ट कितना परसेंट, 97% कौन करेगा, हीमोग्लोबिन HB, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन का, 3% डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजोल्व्ड जो है ऑक्सीजन कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होगा, ओनली 3%। CO2 में आ जाओ, 20 to 25% कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, हीमोग्लोबिन। कम हो गया है, लेकिन CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, बाइकार्बोनेट। कितना, 70% यहाँ पर बाइकार्बोनेट जो है वो CO2 का क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। एंड 7% डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा, और प्लाज्मा में डिजोल्व्ड कितना परसेंट है, ओनली 7%। तो 7% प्लाज्मा में डिजोल्व्ड रहेगी CO2 जिसका ट्रांसपोर्ट होगा। तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यदि देखें तो मेन जो पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। ये है हमारी आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन HB रेड कलर का पिगमेंट क्या है, प्रेजेंट। और ध्यान रखना, HB हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, अटैच और बनाता है HbO2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करता है, फॉर्मेशन। O2 can binds with hemoglobin in reversible manner to form oxyhemoglobin। ये बन भी सकती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और वापस से ब्रेक भी हो सकती है, रिवर्सिबल मैनर चलता है। ये बनता है, क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल, बनेगा ब्रेक होगा, मेकिंग एंड ब्रेकिंग दोनों चल जाएगा यहाँ पर काम। Each hemoglobin molecules can carry maximum 4 molecules of O2। मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल कैरी करेगा हीमोग्लोबिन, 4। HB प्लस 4O2 बोला मैंने क्योंकि ये 4 मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, कैरी कर पाएगा यहाँ पर। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। मेनली इनका जो ये कॉम्बिनेशन है ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर इन दोनों की बाइंडिंग क्या करेगी, डिपेंड्स। इसके अलावा सेकंड, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। इस बाइंडिंग को मेन और प्राइमरली इफेक्ट करेगा वो कौन करेगा, ऑक्सीजन।
लेकिन इसके अलावा दूसरे भी ऐसे सब्सटेंस है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, CO2, H+ आयन, टेम्परेचर, ये भी अफेक्ट करेंगे, लेकिन प्राइमरीली कौन अफेक्ट करेगा? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin, hemoglobin का percentage saturation with partial pressure of O2 plotted against the PO2। एक ग्राफ देख रहे हैं अभी हम कि कौन कैसे जुड़ेगा, अटैच होगा, उसके लिए ग्राफ बनाया। यहाँ पर ये देखो ग्राफ हमारे पास, इस ग्राफ को नाम दिया है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। पहली बात तो ये याद रखना है, ग्राफ का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या बोला है इसको? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और ये ग्राफ आता कैसा है? सिग्मोइड। कैसा आ रहा है? सिग्मोइड, एस शेप। देखो यहां पर ये ऐसा, इसलिए इसको क्या बोला है? एस शेप, या इसी को नाम दे दिया है सिग्मोइड ग्राफ आ रहा है। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन PO2 एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के बीच में ये हमने क्या प्लॉट किया है? ग्राफ। और ये जो ग्राफ आया हमारा, ये कैसा आया है? एस शेप्ड। ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है उसको समझना है यहाँ से। और इस ग्राफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत इजीली तरीके से यहाँ समझ पाओगे कि उन क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है। देखो यहाँ पर हम जानते हैं हीमोग्लोबिन का 1 मॉलिक्यूल कंबाइंड्स विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। कितने मॉलिक्यूल्स है? 4 मॉलिक्यूल्स। अब यहां हम थोड़ा सा इंडिकेशन लेके मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑक्सीजन को मान लो आप पैसेंजर, यात्री, और हीमोग्लोबिन को मान लो कार। एक कार में मैक्सिमम पैसेंजर कितने आ सकते हैं? 4 सीटर है ये, 5 सीटर नहीं, अभी हम कितना मान रहे हैं? 4 सीटर कार है। तो मैक्सिमम इसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 4 बैठ सकते हैं। 4 सीटर है ये कार। कार कौन है? हीमोग्लोबिन। और पैसेंजर कौन है? ऑक्सीजन। तो अब यहां पर सेचुरेशन यहां दिया है, देखो परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। कितनी कार भर गई है पैसेंजर से? पूरी कार भर गई है, उसको उधर बताया है। और इधर किसको बताया है? पैसेंजर्स को। तो पैसेंजर के साथ कार कितनी भर गई है उसका बात उधर हुई है। तो देखो इधर बढ़ेंगे पैसेंजर और इधर बढ़ेगी वो कारें जो भर चुकी है किससे? पैसेंजर से। ये दोनों के बीच में यहाँ प्लॉट किया गया है ग्राफ। समझो इधर, यहां का मतलब ये है कि 20 पैसेंजर है, जबकि यहां पर 25 कारें हुई जिन्होंने 20 पैसेंजर को क्या कर लिया है? फुलफिल कर लिया है। तो जब पैसेंजर 20 हुए तो कार कितनी फुलफिल हो गई है? 25 फुलफिल हो चुकी है। ग्राफ बताना चाह रहा है यहाँ पर, ये 25 नहीं, सॉरी, यहाँ पर 30 आ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच होगा और अटैच होकर तेजी से यहाँ पर सेचुरेशन शुरू हो जाएगा, कारें भरना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो है ये परसेंटेज सेचुरेशन यहाँ पर शो कर रहा है ग्राफ। तो इधर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है परसेंटेज सेचुरेशन ये जो है ये बढ़ता गया। लेकिन एक टाइम आया यहाँ, इसके बाद में 100 के बाद में PO2 तो बढ़ा, लेकिन ये ग्राफ अब ऊपर नहीं उठा। मतलब अब यहाँ पर सेचुरेशन की सारी हदें क्या हो गई है? खत्म। कार ही खत्म हो गई। अब इससे ज्यादा कार है नहीं कि वो और पैसेंजर को बिठा सके। तो ये जो है यहाँ पर 100% आया सेचुरेशन, कि अब भले PO2 कितना ही बढ़े, लेकिन अब परसेंटेज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करेगा, यहां तक करेगा। अब यहाँ ग्राफ में क्या बदलाव आ सकते हैं? ग्राफ में बदलाव आ सकते हैं कि ये ग्राफ ऐसा आ सकता है, या फिर ये ग्राफ ऐसा जा सकता है। ये ऐसा भी आ सकता है और ये ऐसा भी जा सकता है। इन दोनों का क्या मतलब है? इन दोनों का एक ही मतलब है कि जब ग्राफ इधर आया है, इसका मतलब PO2 की मात्रा जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया है? कम। PO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है? कम। और जब PO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ इतनी तेजी से अटैच नहीं होगी, कार धीरे धीरे भरेगी। और जब कार धीरे धीरे भरेगी तो ग्राफ जो है इस साइड में क्या हो जाएगा? शिफ्ट।
किस साइड में, इस साइड में शिफ्ट होने लगेगा। समझ में आई बात, इस साइड शिफ्ट होने लगेगा ग्राफ जब PO2 का कंसंट्रेशन कम हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर PCO2 हायर है, PCO2 हायर है, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स रिलेशन होगा। PO2 हाई होगी, PO2 लो होगी, तो PCO2 क्या रहेगी, हाई, तब ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा। तो समझो यहाँ पर एक दो चीजें, मैंने 2 पॉइंट लिखे, इनसे बातें और इजी वे में समझ में आ जाएंगी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ HB प्लस O2 का फॉर्मेशन होगा, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब PO2 क्या रहेगा, हाई, तो HbO2 बनेगा। PCO2 क्या होगा, लो, टेम्परेचर लो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन लो एल्वलाई के अंदर, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो देखो यहां पर अगर PO2 यहां पर क्या हो गई है, हायर, इस ग्राफ में देखो यहाँ PO2 का लेवल क्या हो गया है, हाई, तो ये तेजी से क्या फॉर्म्ड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो ग्राफ शिफ्ट हो गया इस डायरेक्शन में, उधर चला जाएगा, उधर इसकी हो जाएगी शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में। और अगर दूसरा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन का मतलब है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ब्रेक हो जाए और Hb अलग और O2 अलग, और ऐसा होता है एल्वलाई में, क्योंकि एल्वलाई में पैसेंजर बैठता है, हीमोग्लोबिन में किसको अटैच करता है, ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट करके ब्लड कहाँ ले जाएगा, टिश्यू के पास। पैसेंजर जो बैठा है उसको अब उतरना भी है गाड़ी से और टिश्यू में जाना है, तो इस Hb को यहाँ से ब्रेक होना पड़ेगा, Hb अलग और O2 अलग। यहाँ यात्री बैठेगा और यहाँ यात्री उतर जाएगा। बैठने की मंजिल है एल्वलाई बस स्टैंड, और उतरने की मंजिल है, अपनी मंजिल आ गई, घर आ गया टिश्यू, जहां उसको उतरना है। वो यात्री कौन है, ऑक्सीजन में को ही उतरना है और ऑक्सीजन को ही बैठना है। बैठने के लिए PO2 ज्यादा चाहिए और उतरने के लिए PO2 क्या चाहिए, कम। बाकी सब रिवर्स हो रहे हैं यहाँ पर। तो जब PO2 कम होगा यहाँ पर, तो PCO2 क्या होगा, हायर, और PCO2 हायर होगा, PO2 कम होगा, तो डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इसलिए ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया, इतना आसानी से नहीं बैठेगा, और PO2 ज्यादा है तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। चलो आगे बात करें कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना है, 100 ml, delivers around 5 ml of O2 to the tissues। अगर ब्लड है 100 ml, तो वो कितने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा, 5 ml O2 का क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट। बस सिंपल सा पॉइंट है यहाँ। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हम देख ही चुके हैं 20 से 25% ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, हीमोग्लोबिन, कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, 70% बाइकार्बोनेट और 7% डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। समझ लेते हैं यहां पर, ये मान लिया मैंने ब्लड वेसल्स, ये है हमारी ब्लड वेसल्स, इसको बोल दिया मैंने ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ये है मेरी आरबीसी, ये है यहां पर आरबीसी, और ये जो यहां दिखाई दे रहा है इसको मैंने बोला है प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। और इसी के साइड में यहां रखे हुए हैं टिश्यूज आर सेल्स, ये है टिश्यूज या सेल्स। चलो अब चीजें समझ लेते हैं कब क्या होने वाला है। देखो यहां से, यहां सेल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई है, CO2, और वो CO2 आएगी किसमें, प्लाज्मा में, और डिसॉल्व्ड हो जाएगी कितना परसेंट, 7%। 7% CO2 सीधी आएगी टिश्यू से और प्लाज्मा में ब्लड के, और वहां डिसॉल्व हो जाएगी, कितना परसेंट, 7%। चलो और CO2 को लाते हैं, और CO2 आएगी किसमें, आरबीसी में, आरबीसी में वो जुड़ेगी किससे, हीमोग्लोबिन से,
और वो बनाएगी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगी? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। कितना परसेंट? कितना परसेंट? 20 से 25% कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब हमको तीसरा पोर्शन यहां से देखना है कि वो 70% बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा। ये CO2 आई आरबीसी के अंदर, और ये आरबीसी के अंदर आकर CO2 अटैच होती है किससे? H2O से। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। और ध्यान रखना, आरबीसी contains very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of the same present in plasma too। प्लाज्मा में होगा लेकिन क्वांटिटी बहुत कम होगी। हायर क्वांटिटीज की कहाँ रहेगी? आरबीसी के अंदर। तो इस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? H2CO3। H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा? H2CO3 माइनस प्लस H प्लस आयन में क्या हो जाएगा? ब्रेक। अब ये HCO3 माइनस आएगा कहां पर? प्लाज्मा में। H2CO3 माइनस, माइनस यहां है, प्लस Na इसके साथ अटैच होके बनाएगा NaH NaHCO3। क्या नाम दिया इसको? NaHCO3। ये H2 नहीं, सॉरी यहाँ H2 नहीं है, HCO3 है। NaHCO3 और इसी को हमने नाम दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम दिया इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और यही सोडियम बाइकार्बोनेट कितना परसेंट? 70% ट्रांसपोर्ट करेगा किसका? CO2 का। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है। सेम रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल। ये टिश्यूज के पास ये रिएक्शन होगी और जब एल्वेलाई जाएगी तो इसका रिवर्स होकर वापस CO2 क्या हो जाएगी? रिलीज। और इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड्स का। अब देखें हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है, कैसे वर्क करता है? तो स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, मेडुला ओब्लांगेटा ऑफ ब्रेन। सीएनएस ब्रेन का मेन पार्ट मेडुला ओब्लांगेटा में क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कौन सा है ये? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। तो जो ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? मेडुला ओब्लांगेटा। कहां पर है इसका सेंटर? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ओब्लांगेटा में, प्राइमरी है। इसके साथ और एक सेकेंडरी रखा है, अनदर सेंटर आल्सो प्रेजेंट इन पोन्स रीजन। ब्रेन का अगला रीजन कौन सा है? पोन्स वेरोलाई, कॉल्ड ए न्यूमोटेक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर है। मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉडरेट कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। जैसे पंखा चले तो रेगुलेटर कम ज्यादा कर सकता है, वैसे ही जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर पोन्स के पास है, जो क्या कर सकता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स को मॉडरेट कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है। इन्हीं के पास में another center chemosensitive areas are situated adjacent to the rhythm center, medulla oblongata के पास में कीमोसेंसिटिव, केमिकल के लिए सेंसिटिव रीजन है, और हाईली सेंसिटिव किसके लिए होंगे? CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। क्योंकि ब्लड में जैसे ही CO2 बढ़ेगी, H प्लस आयन बढ़ेगी, मतलब गंदगी बढ़ेगी, तो तुरंत रेस्पिरेशन की रेट को क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज करवा दिया जाएगा। किससे? मेडुला ओब्लांगेटा, ताकि CO2 को बाहर भेजे और O2 अंदर आ जाए। आप ये समझ रहे होंगे कि O2 बढ़ेगी तब रेस्पिरेशन की रेट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं, कूड़ा कचरा बढ़ेगा तभी रेस्पिरेशन की रेट बढ़ेगी। CO2 मेन फैक्टर है रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाने वाला। Receptors associated with aortic arch and carotid artery also recognize changes in the CO2 and H plus concentration and send necessary signal to the rhythm center।
और दो और है हमारे पास, एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी है। दोनों आर्टरियाज में भी CO2 H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ने से ये सेंसिटिव हो जाती है और किसको सिग्नल भेजती है, मेडुला ओब्लांगेटा को, और फिर एस्पिरेशन की रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर मेन फैक्टर यहाँ कौन है, CO2 देन H प्लस आयन, ऑक्सीजन मेन फैक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ से। चलो अगला है डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास वो है अस्थमा, दमा, अस्थमा, पंप लेते हैं, अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में डिफिकल्टी आती है, कफिंग होगी, स्नीजिंग, खांसी, सर्दी, और इंफ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। हमने देखा ट्रेकिया डिवाइड होती है ब्रोंकास, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का इन्फेक्शन है किसमें, अस्थमा में, एक तरह की एलर्जी है अस्थमा। सेकंड है यहाँ पर ब्रोंकाइटिस, इंफ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाइस का इंफ्लामेशन हो गया है, स्वेलिंग हुई है, यहाँ पर स्वेल भी हो गई है, ये इन्फ्लामेशन हुआ, स्वेल हुई और इरिटेशन हो रहा है, और इससे क्या हो रही है, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग एंड कंटिन्यूअस कफिंग, खांसी बार बार चलेगी, सांस लेने में दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ आपकी जो है पाइप है स्वेल हो गई है, एरिया कम हो गया है, इसको, इस डिसीज का नाम है ब्रोंकाइटिस। अगली डिसीज देख रहे हैं वो है एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब ऐसा है कि आपने एक बार दवाई ली, मेडिसिन ली और सोचे कि आप एम्फाइसेमा से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें, पॉसिबल नहीं है, क्रोनिक डिसऑर्डर है, टाइम लेगा, है लॉन्ग चलने वाली डिसीजेस है। एल्वुलर वाल्स, एल्वुलाई की जो वाल है, जो जैसे ही इसमें एयर आती है ये क्या हो जाती है, स्ट्रेच, और इसके थ्रू क्या होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज डैमेज्ड हो गई है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो गया है, डिक्रीज्ड। अब यहीं से एक्सचेंज करना पड़ रहा है इसको, पहले यहां से करती, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग कैपेसिटी डैमेज्ड हो गई है एल्वुलर वाल्स की। किसके कारण हो रही है, मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग, धुआं निकालना, सिगरेट पीना, सिगरेट स्मोकिंग, इसका क्या है, मेजर कॉज है, किसका, एम्फाइसेमा का। लास्ट डिसऑर्डर देख रहे हैं वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली इन्वॉल्विंग इन ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। ग्राइंडिंग चल रहा है, जहां पीसा जा रहा है, स्टोन ब्रेकिंग चल रहा है, गिट्टी मशीन है और रेती बन रही है, गिट्टी बन रही है, चूरी बन रही है, सीमेंट बन रही है, ऐसी फैक्ट्रियों में वो जो डस्ट पार्टिकल है उनकी क्वांटिटी इतनी बढ़ जाती है, dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो डस्ट पार्टिकल को चेक कर देता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल इतने ज्यादा आ गए हैं यहाँ पर कि उनको चेक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इंफ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस काउजिंग सीरियस लंग्स डैमेज, और ये फाइबर्स चले जाएंगे लंग्स के अंदर और सीरियस डैमेज करेंगे यहाँ पर। और वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, कोरोना में जैसा हमने मास्क लगाया वैसे यहाँ के लोग, यहाँ के वर्कर्स मास्क पहन के रहते, लेकिन नहीं पहनेंगे तो उनको ऐसी कई सारी सीरियस डिसीज को फेस करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ के वर्कर्स, इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स क्या वियर करते हैं, मास्क, प्रोटेक्टिव मास्क लगाते हैं ये। तो ये हमारे सारे डिसऑर्डर कंप्लीट हो गए, ये जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू।